नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के बारे में चर्चा करूंगी। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर आज मैं बना रही हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हो कि डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है भोजन को जैसे मुंह में लेते हैं, भोजन को चबाते हैं, निकलते हैं और यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किन अंगों में भोजन का पाचन नहीं होता है? किन अंगों में भोजन का पाचन नहीं होता है? आंसर ऑप्शन आपके पास होगा, मुंह, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है आमाशय और चौथा है छोटी आंत। आपको आंसर ढूंढना है कौन सा अंग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। मुंह, क्या मुंह में पाचन होता है? आपको पता है होता है या नहीं? होता है। किसका होता है? स्टार्च का होता है, भुने हुआ स्टार्च का होता है। मुंह में जो लार निकलता है और लार में जो टाइलिन होता है वो भोजन को गीला और चिपचिपा बनाता है और वहीं कुछ हद तक स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है। सेकंड है ग्रास नली। ग्रास नली क्या करता है? ये रहता है आपके भोजन निकलने का काम करता है, पाइप है ग्रास नली। जो भोजन को हम चबाते हैं वह ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाता है, तो ग्रास नली। तीसरा है आपका आमाशय, जहाँ भोजन खाना खाने के बाद 4 से 5 घंटे तक, अगर आप कोई तला भुना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो 4 से 5 घंटे तक ये वहाँ स्टोरेज रहता है। और चौथा है पक्वाशय। पक्वाशय कौन सा पार्ट है? छोटी आंत का पहला पार्ट है, डुओडेनम। छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला पार्ट जो स्टमक जहाँ से एंड होता है और छोटी आंत जहाँ से प्रारंभ होता है उसको हम कहते हैं पक्वाशय, डुओडेनम बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। उसका बीच वाला पार्ट होता है जो कहलाता है जेजुनम, और तीसरा जो पार्ट होता है वो कहलाता है शेषांत्र, जिसको हम कहते हैं इलियम। तो अब मैंने प्रश्न पूछा, अब आपको बता दिया मैंने, सारी चीज़ हिंट्स दे दिए हैं कि कौन सा अंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां भोजन का पाचन नहीं होता है। पहला मुंह, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय और चौथा है डुओडेनम। आंसर क्या होगा? आप खुद सोचिएगा और मेरे आंसर से मिलाइएगा। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। आंसर क्या होगा? ग्रास नली, ओइसोफेगस। क्योंकि मुंह में भी स्टार्च का पाचन हो रहा है थोड़ी मात्रा में, स्टमक में भी थोड़ी पाचन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाचन होता है। ठीक, तो इसका पहला आंसर क्या हुआ? ग्रास नली। दूसरा प्रश्न है, सेकंड प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जठर रस गैस्ट्रिक जूस में HCl की कितनी प्रतिशत होती है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गैस्ट्रिक जूस अम्लीय प्रकृति का होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना % होता है? प्रश्न ये है। आंसर आप ढूंढिए, क्या 1% होगा, 2% है, 5% है या 0.5% है? आंसर क्या है? आंसर आपका होगा 0.5%। जितनी आपकी 5 अंगुलियां, याद रखिए आपकी 5 अंगुलियां हैं, इतना ही % हमारे जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा होती है। समझ गए बात को? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो % होता है 0.5% होता है। और ये क्या करता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आप देखते होंगे, अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर भोजन खराब नहीं होता है तो उसको हम खा लेते हैं, स्वाद देखते हैं ठीक है कि नहीं है तो खा लेते हैं। कई बार फल फ्रूट भी हम खा लेते हैं। तो जो बाहर से अपने बैक्टीरियाज वगैरह भोजन के साथ आ जाता है, जो पैथोजेंस होता है, जो हानिकारक होता है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय प्रकृति होने के कारण उनको पहले मार देता है भोजन को, मतलब यहाँ पर मार मूर करके उसको अच्छा बना देता है, पचने योग्य बना देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
अम्लीय इसकी प्रकृति होती है, जिसमें 0.5% जितनी आपकी 5 उंगलियां हैं उतना ही इसमें जठर रस होता है। ठीक। तीसरा प्रश्न ये है कि पेप्सिन किस पर क्रिया करता है? पेप्सिन किस पर क्रिया करता है? थर्ड प्रश्न, पेप्सिन किस पर क्रिया करता है? आंसर क्या होगा? पेप्सिन निकलता कहाँ से है पहले ये समझो। मुंह से निकला? नहीं, मुंह में क्या था? लार था। लार में क्या, कौन सी एंजाइम निकली? टाइलिन। दूसरा ओएसोफेगस, ये केवल निगलने का काम कर रहा है, ये भोजन का पाइप है जहाँ भोजन चला गया स्टमक में। तो यहाँ क्या निकलता है? पेप्सिन निकलेगा कहाँ से? आपके स्टमक से, आमाशय से। और किस पर क्रिया करता है? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम कहाँ से आया? गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। किस पर क्रिया करता है? ये प्रोटीन पर क्रिया करता है और प्रोटियोज और पेप्सिन में इसको बदल देता है, पेप्टोन में, सॉरी। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन पर क्रिया करेगा, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। और यहीं पर स्टमक से ही रेनिन एंजाइम भी निकलता है। स्टमक से 2 एंजाइम निकला है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्रिया करता है प्रोटीन पर, उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोज में और पेप्टोन्स में। और फिर रेनिन क्रिया किस पर करता है? दूध में जो प्रोटीन होता है कैसिनोजन, और उस कैसिनोजन को ये कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। कैसिन, आप देखते हैं छोटे बच्चे जब उल्टी करते हैं, है ना, जो आपका शिशु होता है 1 महीना से 6 महीना तक के बालक जब दूध पीता है तो उल्टी कर देता है। उल्टी क्या होता है? थका हुआ, ऐसे दही की तरह थका हुआ निकलता है उसका, जमा हुआ। तो ये कैसिनोजन पर क्रिया करता है, उसको कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके हुए ये प्रश्न। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, भोजन में जठर रस किस तरह से निकलता है? कैसे निकलता है? कैसे आकर के मिलता है जठर रस? कहाँ रहता है जठर रस? स्टोमक, मैंने क्या बताया? आमाशय, सिर्फ रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम निकला। और जठर रस, जिस गैस्ट्रिक जूस की बात हम कर रहे हैं, वो कैसे निकलता है और कैसे भोजन में आकर के मिलता है? क्या वो पहले से तैयार रहता है? नहीं। स्टोमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब क्रमांकुंचन गति होती है। इस तरह से सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो सिकुड़ने फैलने से जठर रस बाहर निकलता है और आकर के भोजन में मिल जाता है। और भोजन की प्रकृति को कैसे बना देता है? अम्लीय। और भोजन के साथ जो आए हुए हानिकारक जो भी बैक्टीरियाज हैं, जो पैथोजेंस हैं या जो फालतू चीज़ें हैं, उनको वो निष्क्रिय कर देता है, खत्म कर देता है और उसको स्वस्थ बना देता, मतलब सुरक्षित बना देता है। और ये देखो, स्टोमक का अगर आंतरिक संरचना आप देखेंगे तो 3 परत इसमें मिलती हैं, है ना। तो बीच का जो परत होता है, जिसको सब म्यूकोसा परत कहते हैं, उसमें जो मसल्स होते हैं, कुछ होते हैं लंबवत, कुछ होते हैं वर्तुल और कुछ होते हैं ऑब्लिक टाइप का, और चारों तरफ से बिछे हुए रहते हैं। और वही मसल्स फैलते और सिकुड़ते हैं, और उनके फैलने सिकुड़ने की क्रिया को ही कर्माकुंचन गति कहते हैं। और इस कर्माकुंचन गति के कारण भोजन में गैस्ट्रिक जूस आकर के मिलता है और भोजन के जो है प्रकृति को अम्लीय बना देता है। ठीक है। और यहीं जो भोजन, जैसे हम रोटी चबाते हैं, चबा के खाते हैं, या जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो यहाँ आकर के स्टमक में आकर के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण यहाँ पर इसका और भी लुगदी बन जाता है, समझो, और भी पतला महीन बन जाता है। दांत जितना चबाता है, या कई बार हम बिना चबाए भी या जल्दी जल्दी बिना चबाए हुए भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं, तो आमाशय में आकर के आमाशय की जो पेशियां हैं उसको एक तरह से पीसने का काम करती हैं, कूटने का काम करती हैं, और इसको लुगदी बना देती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। और जब भोजन लेय के रूप में हो जाता है, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, तो पहले उसको लार में आकर मिलता है, और लार में मिलने के बाद भोजन गीला और चिपचिपा हो जाता है, आमाशय से चला गया, आमाशय में पहुंच गया
इसोफेगस के माध्यम से, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, जठररस मिला, और उस जठररस मिलने के बाद आप देखोगे कि वो जो है भोजन और भी अधिक पतला हो जाता है जठररस मिलने के कारण, और उस भोजन को हम कहते हैं काइम। क्या बोलते हैं यहाँ पर? काइम बोलते हैं। और यह काइम ही जो आपका भोजन हो गया, पतला हो गया, स्टमक से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में। इसके बाद पांचवा प्रश्न है आपका, पक्वाशय की भित्ति कोशिकाएं से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? पक्वाशय की भित्ति कोशिकाओं से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए, पक्वाशय जिसको हम कहते हैं डुओडेनम की भित्ति कोशिकाएं, जो उसकी वाल सेल्स होते हैं, उसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? हार्मोन का क्या काम है आपको पता है? ये मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड से बताऊंगी। अभी इतना ही जानो, हार्मोन हमारा क्या करता है कि यहाँ पर क्रिया को उत्तेजित कर देगा, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो इसमें से 3 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एक निकलता है सेक्रेटिन, दूसरा निकलता है पेनक्रियोजाइमिन, और तीसरा निकलता है हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन। 3 हार्मोन निकलते हैं। कौन से? पेनक्रियोजाइमिन, सेकेंड है कोलेसिस्टोकाइनिन, और फर्स्ट है आपका सेक्रेटिन। तो सेक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन, ये जो 2 एंजाइम्स हैं, ये निकलते हैं पक्वाशय से। कहाँ? डुओडेनम से। और वो निकल करके कहाँ जाते हैं? ब्लड में, खून में मिलेंगे, और खून में जाने के बाद वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पहुँच जाते हैं पेनक्रियाज में, और वहाँ के पेनक्रियाज को उत्तेजित करते हैं। किस लिए उत्तेजित करते हैं? कि पेनक्रियाटिक जूस निकाल लो। किस लिए करते हैं? कि पेनक्रियाटिक जूस निकालो, भोजन आया हुआ है। और जब भोजन आया हुआ है तो पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा, और उस जूस में कई सारे प्रकार के एंजाइम्स होंगे जो भोजन प्रक्रिया करेंगे और भोजन को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 प्रकार के डुओडेनम के वाल से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक होता है सेक्रेटिन, दूसरा होता है पेनक्रियोजाइमिन, और तीसरा होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। जिसमें जो 2 हार्मोन हैं सेक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन, ये ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड में मिलने के बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पहुंचते हैं पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं कि आप पेनक्रियाटिक जूस निकालो, क्योंकि भोजन आया हुआ है और भोजन को पचाना है। ठीक। और जो तीसरा हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, यह कोलेसिस्टोकाइनिन ब्लड से लीवर में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? यकृत में, लीवर में पहुंचता है, और गॉल ब्लैडर से, जो हमारा गॉल ब्लैडर पित्ताशय जिसको हम बोलते हैं, पेनक्रियाज से बाइल निकालने के संकेत करता है। तो ये तीनों हार्मोन यहाँ निकलते हैं पक्वाशय से। अब हमने देखा ये जो 5 प्रश्न थे डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इन 5 प्रश्नों के साथ ही इसको ख़त्म करती हूँ, और फिर अगले वीडियो में अगली बातें मैं बताती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।